अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। कहने को छोटा सा चैप्टर है, लेकिन अगर आप पास पेपर को देखोगे या आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर उठाओगे तो आपको इस चैप्टर से हर साल एक या दो सवाल मिलेंगे। मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे फिजिक्स के पोर्शन में 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे इससे एक या दो सवाल का आना कन्फर्म है। और जहाँ पे 30 35 25 सवाल आते हैं, वहाँ पर भी एक सवाल तो आता ही आता है। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। कभी वो आपसे यूनिट पूछेगा, कभी वो आपसे जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा होगा। तो हम शुरू करते हैं। सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल बुनियाद से बनाते हुए जाएंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई मिलेगी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। अब देखो, वर्क एक वो है जो हम अपनी डेली रूटीन में सुनते आती है ना, कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तुम बहुत काम कर रहे हो, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है, तुम धूप में खड़े हुए हो तो बहुत काम कर रहे हो, या धूप में कोई डब्बा उठा रहे हो तो बहुत काम कर रहे हो। तो इस वाली डेफिनेशन को आपने थोड़ी देर के लिए अपनी जहन से बाहर रख देनी है। अभी जो डेफिनेशन वर्क की मैं आपको डिफाइन कराऊंगा ना, तो फिजिक्स के अंदर आपने वही एक डेफिनेशन लेकर के आगे चलना है, ठीक है। वर्क डन से क्या मुराद होती है, देखो समझो। मान लो मेरे बच्चे, मेरे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है, समझिएगा, गौर से समझते जाइएगा बात को। ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मुराद है, हो सकता है ये एक टॉय कार हो, जैसे बच्चों की, छोटे बच्चों की टॉय कार होती है ना, वैसी एक ये टॉय कार हो। मैंने क्या किया, मैंने इस टॉय कार के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करी इस सर्टेन डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली करते हैं भाई, अगर टॉय कार के साथ मैं एक रस्सी बांध दूं, तो उस रस्सी को अगर मैं पकड़ करके आगे चल रहा हूं, खुद सोचो, अगर ये मैं खड़ा हूं और मैं एक डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं यकीनन इस टॉय कार पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे ही है। अब ये जो टॉय कार आगे जाएगा, ये टॉय कार तो ऐसे जमीन पे घिसटता 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 जा रहा होगा, ऐसे ही है। ये टॉय कार तो ऐसे जा रहा होगा, यकीनन ऐसे जा रहा होगा। इसको मैं कह देता हूँ, ये बेसिकली वो जो टॉय कार है या जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अब आपको पता चल चुका है क्या होता है। और आपको यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में एक सर्टेन एंगल नजर आ रहा है, जिसे आप क्या नाम देते हो जनाब, थीटा का नाम देते हो, ठीक है। पहले तो ये चीजें समझ लो। फोर्स आपके पास F हो गया, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो गया, S हो गया, और थीटा आपके पास क्या है, म्यूचुअल एंगल है। म्यूचुअल एंगल का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर की टेल्स के दरमियान में बनने वाला एंगल। देखो ये दोनों दोनों वेक्टर की टेल आपको इस पॉइंट पे मिलती हुई नजर आ रही है, मुझे तो आ रही है। तो ये टेल के दरमियान में जो एंगल बन रहा है ना, इसको मेरा बेटा हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल एंगल कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गई, आगे बताएं। अब देखो बच्चे, हमें ये बात पता है कि हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अभी पिछले चैप्टर में भी हमने ये बात देखी थी। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये वही पुरानी बात रिवाइज कर रहा हूँ, किसी ने पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा कोई मसला नहीं है, आपने मैट्रिक क्लास पे देखी होगी ये चीज़, अभी रिवाइज हो जाएगी। ये मान लो आपके पास कोई वेक्टर एफ है। अगर मैं बोलता हूँ यार, इस वेक्टर एफ के मुझे रिजॉल्व करके ना कंपोनेंट्स बना के दिखाओ, तो मेरा बेटा एक कंपोनेंट वेक्टर एफ का ये बन जाएगा, ये वाला कंपोनेंट बनेगा, सही हो गया, सिंपल सा, ये कंपोनेंट एक बनेगा। सिमिलरली एक कंपोनेंट मेरे बेटे ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और से देखो तो मैंने इसको एक्स वाई कंपोनेंट इसके बना दिए, या मैंने इसको एक्स वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व कर दिया। ठीक है सर, समझ में आता है। यहाँ पे ये थीटा बन रहा था एफ का। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको हम कहा करते थे एफ कॉस थीटा, और इस वाले को हम कहा करते थे मेरे बच्चे एफ साइन थीटा। अब कॉस थीटा वाले कंपोनेंट के बारे में मेरे बच्चे, आपने इस चीज को जहन में रखना है कि ये जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ना, ये थीटा के साथ वाला है, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और थीटा के जो सामने वाला होता है वो हमेशा साइन थीटा होता है। इसको आप ना ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो सामने वाला कंपोनेंट होता है ना, जो सामने वाला है, किसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट, ये कैसे होता है, ये साइन थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, कोई हैंकी पैंकी नहीं मार रहा है इसके अंदर, ये हम साबित करते हैं। वही जो आपने बचपन में ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन पढ़े ना मेरे बेटे, उन्हीं से ये चीज साबित होती है। जो आपने वो रिलेशन पढ़े थे ऑल सिली, वो अपना सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स वाले, आपने और किसी इसको तरीके से याद किया होगा, जैसे भी याद किया होगा। तो सम पीपल हैव में साइन थीटा आता था, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनियस, फिर कॉस थीटा आता था बेस अपॉन हाइपोटनियस। तो ये उन्हीं से ड्राइव की हुई चीज़ है। ये सिर्फ इसलिए कि ताकि जो है ना वो आपके लिए थोड़ी सहूलत हो जाए, और जब हम काम कर रहे हो तो आप डायरेक्टली कर सकोगे यार, थीटा के सामने वाला क्या होता है, साइन थीटा होता है, और थीटा के साथ वाला एडजेसेंट क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, वर्क का डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक पढ़ा कुछ भी नहीं है।
मैंने कहा भाई ये मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, कोई भी टॉय कार है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, लेकिन ये डब्बा इस डायरेक्शन में उड़ता हुआ नहीं आ रहा, ये इस किसी डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है सर। सर ऐसा भी हो सकता है आप फोर्स लगाएं और ये ऐसे ही आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी मैं एक जनरल केस अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लगाई और ये एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ यार एक काम करो जरा, जो अभी तरीका सिखाया था बिल्कुल इसी पैटर्न पे ना मुझे फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल के दिखा दो, तो जनाब फोर्स का देखो एक कंपोनेंट तो ये बन जाएगा जो मुझे नजर आ रहा है, फोर्स का एक कंपोनेंट। सिमिलर पैटर्न पे मेरा बेटा फोर्स का एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके बना रहा हूँ ताकि वो आपको डिस्प्लेसमेंट भी नजर आता रहे। ठीक है सर। ठीक है सर। अब देखो अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स को मार्क कर दूं तो मेरे बेटे एक कंपोनेंट ये बनता है एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला है। ठीक है। ये क्या बनता है जनाब, एफ साइन थीटा। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये जो एफ कॉस थीटा है ना मेरे बच्चे, अगर आप किताब पढ़ोगे तो इस एफ कॉस थीटा को कहा जाता है एफ पैरेलल। क्या कहा जाता है, एफ पैरेलल, और इसको कहा जाता है एफ परपेंडिकुलर। आपको देख के नजर आ रहा होगा कि इसमें से एक को हम पैरेलल और एक को हम परपेंडिकुलर क्यों कह रहे हैं। पैरेलल को पैरेलल कहने की रीजन ये है कि ये उस डायरेक्शन के अलोंग है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल है। परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब देखो मैं यहाँ पे वर्क डन को डिफाइन करने लगा हूं कि भाई वर्क डन क्या होता है। वर्क डन को आपने बचपन से आज तक डिफाइन किया था ना एफ इंटू डी से, मैं भी उसी से डिफाइन करूंगा। बस यहाँ पे छोटा सा एक फर्क है, मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय जो भी डिस्प्लेसमेंट है। सर आपने एफ की जगह पे एफ कॉस थीटा क्यों लिखा आपने, इसलिए कि बचपन में आप क्या करते थे, जो ऑब्जेक्ट था ना, इस ऑब्जेक्ट पे जिस सिम्ट में फोर्स लगाते थे ये ऑब्जेक्ट उसी सिम्ट में जाता था। ठीक है। आपने बचपन में जर्नल केसेस स्टडी नहीं किए थे, आपने ये पढ़ा था कि हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। एक मिनट देना जरा। तो बच्चे बचपन में आपके पास जो केसेस होते थे ना उसके अंदर क्या सूरत हाल होती थी, उसके अंदर सूरत हाल ये होती थी कि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करी है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, जा रहा है। तो आपके पास ये फॉर्मूला हुआ करता था एफ डी वाला, या इसी को आप एफ एस भी कह सकते थे। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड होगा जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। भाई खुद सोचो ना, अगर सारी की सारी ये जो फोर्स है ये फोर्स पूरी की पूरी ऐसे लग रही होती और डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रही होती तो थीटा कितना होता, 0 डिग्री हो जाता। जब यहाँ पे थीटा 0 डिग्री पुट करोगे तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। जब 1 होता है तो फॉर्मूला बन गया ना एफ इंटू एस ही बन गया आपके पास उठ के, तो बात तो हो वही वाली हो गई। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, या एफ एस कॉस थीटा, ये हमारे पास हो गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है। आगे चलते हैं। ये बन गया मेरे बेटे हमारे पास क्या, एफ एस कॉस थीटा। अब अगर मैं इसको फॉर्मूले में बंद करूं तो ये चीज बन जाएगी मेरे पास एफ डॉट एस। एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी का। अब समझो हमने वर्क डन को कैसे डिफाइन किया है, ये बात समझो। वर्क डन को आप डिफाइन करोगे आसान जबान में, आपने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करी और बॉडी ने नतीजतन कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। आपने फोर्स अप्लाई करी, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी। फिर अगर आपसे बोला जाए कि क्वांटिटेटिवली डिफाइन करो, अभी तो आपने क्वालिटेटिवली किया ना, कि आपने बॉडी पे फोर्स लगाई, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, दिस इज सेड टू बी वर्क डन। अब अगर आपको कोई बोले यार मैथमेटिकली डिफाइन करो, क्वांटिटेटिवली डिफाइन करो, तो क्या करोगे आप, तो आप बोलोगे भाई सिंपल है, कोई मसला नहीं है। आप बोलोगे वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट कब होता है भाई, जब दो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी। प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट है, ये देखो एस से क्या मुराद है, डिस्प्लेसमेंट, और इससे क्या मुराद है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात ध्यान में रख लेना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वर्क डन जो है ना वो सीधा सीधा प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, नहीं। वर्क डन क्या है, प्रोडक्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस टॉपिक से ही रिलेटेड जो है ना माजी में 2 दफा सवाल पूछा हुआ है, बिल्कुल इस बेसिक सी बात से रिलेटेड, क्या कि आप ना फोर्स का सिर्फ वही कंपोनेंट कंसीडर करेंगे जो कि क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। मैं आपको एक मिसाल से बात को समझाता हूं अभी जरा, ठीक है। अभी बात को समझते हैं जरा। मैं कहता हूं देखो,
आपको ये बात तो पता है ना कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग सकती है वो अलग अलग लग सकती है। क्या मतलब सर? भाई मान लो एक किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है इस तरह से, ये बात भी हमने लास्ट टाइम भी की थी, लेकिन अगर कोई आप में से नया बच्चा बैठा हुआ है जिसने कि लास्ट टाइम की कोई क्लास नहीं ली, वो भी समझ ले। जैसे देखो, मान लो ये हमारे पास एक फोर्स गिवन है, ऑल्दो कि हमने ये बात डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक में भी की है। ये मान लो एक फोर्स है। अब पहले तो आपने इस फोर्स को पढ़ना सीखो कि ये फोर्स बता क्या रहा है आपको। भाई साहब, ये फोर्स ये बता रहा है कि इस फोर्स का एक्स 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 कॉम्पोनेंट 3 न्यूटन है, वाई कॉम्पोनेंट इसका 2 न्यूटन है, और जेड कॉम्पोनेंट इसका 5 न्यूटन है। सही है, ये बता रहा है। भाई किसी भी बॉडी पे मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स लग सकती है ना, लेकिन बॉडी तो किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगी। भाई सीधी सी बात है ना, अगर आपको एक बंदा सीधे हाथ पे खींचे, एक बंदा ऊपर खींचे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दोनों डायरेक्शन में एक साथ जाना शुरू हो जाओ। आप जाओगे तो किसी एक डायरेक्शन में, जो कि रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो एक बॉडी पे ये फोर्स लग रही है, और मैं कहता हूं, गौर से सुनना, और मैं कहता हूं कि जो बॉडी है ना वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। और से देखिएगा, बॉडी क्या करती है? बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 10 मीटर। 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वाई एक्सिस के अलोंग। कहां कवर करती है? वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कवर करती है। अब देखो, इसका मतलब ये जो है ना, इसको आपको कंसीडर नहीं करना, इसे भी कंसीडर नहीं करना। क्यों? वर्क डन क्या है? अभी क्या पढ़ के आए हो आप ताजा ताजा? देखो ये लिखा हुआ है, वर्क डन क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय कितनी डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? वाई के अलोंग। और कितनी है? 10 मीटर है। और उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या है? तो ये लिखा हुआ है, सिर्फ 2 है यहां पे। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? 20। और इसकी यूनिट क्या बन जाती है? जूल बन जाएगी उठ के। ठीक है, वही न्यूटन मीटर बनती है। न्यूटन मीटर आपके पास क्या होता है जनाब? जूल होता है। जूल के इक्विवेलेंट इसको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गई आपके पास 20 × 10 जूल, 20 जूल बन गई। तो ये बात एक ध्यान में रखिएगा। अब एग्जामिनर यहाँ पे आपसे मस्ती कर सकता है। वो क्या डिस्प्लेसमेंट जो है ना भाई, वो 12 मीटर है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आप सिर्फ एक्स वाला लेंगे। सर अगर उसने कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स वाई के अलोंग है, अब वो सब कराऊंगा, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो देखो चैप्टर, ये देखो अभी अभी तो शुरू हुआ ये चैप्टर, सब पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ वर्क का डेफिनेशन क्लियर कर लो। अभी तक बहुत क्लियर क्या कि वर्क क्या है? आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाई, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी, दिस इज सेड टू बी वर्क डन। ठीक है सर, समझ आ गई यहां तक की बात। फिर मैंने कहा कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गई। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि उससे सवाल कैसे पूछा जाता है। अब आओ आगे चलते हैं जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वर्क डन जीरो कब कब होता है, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कब 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 होता है? ऐसा कब कब होता है? वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा कब कब होता है? अब ये सवाल है, इससे हमारे आगे सवाल बनते हैं। अब देखो, हमें पता है जनाब W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। ये बेसिक बात हमें पता है। जी सर, हमें पता है। अब देखो, ये वर्क डन जो है ये एफ पे डिपेंड कर रहा है, एस पे डिपेंड कर रहा है, और कोसाइन ऑफ द थीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है सर, समझ आती है यहां तक की बात। अब देखो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। एक कंडीशन है कि एफ जीरो हो जाए, भाई एस कुछ भी होता रहे, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है बगैर किसी फोर्स के लगे, कॉस थीटा कुछ भी होता रहे। भाई जीरो आ गया तो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, एफ एस कॉस थीटा। जब जीरो आ गया तो मल्टीप्लाई हो गया, सबका आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। दूसरी चीज है कि एस जीरो हो जाए। एस जीरो का मतलब यह है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, आप फोर्स भले जो मर्जी लगाते रहो, लेकिन वर्क डन जीरो हो जाए। क्या मतलब? एक बंदा है, वो बाहर धूप के अंदर दीवार को धक्का दिए जा रहा है, धक्का दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, कि दीवार खिसक के अपनी जगह से आगे चली जाए। दीवार नहीं जाती आगे। तो अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स भले वो लगा रहा है, लेकिन उसका वर्क डन फिजिक्स की नजर में क्या हो गया? जीरो हो गया। सिमिलरली मेरे बच्चे, आपके पास जो तीसरी और आखिरी चीज है, दैट इज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो के अंदर आपके पास क्या है? थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जीरो। कॉस इनवर्स ऑफ जीरो आपके पास बन जाता है 90 डिग्री, या आपके पास ये बन जाता है π/2 रेडियंस। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन आप पढ़ा चुके, उसमें आपको ये बात पता है कि 90 डिग्री से रेडियन में कैसे जाते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा, कोई मसला नहीं है, सीख लेंगे दोबारा से। 90 को जब आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अल्टीमेटली वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? रेडियन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है सर, समझ आती है बात की? आगे चले, ये वाला केस भी समझ लो। यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि इनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस केस में भी आपका वर्क डन क्या हो जाना है? जीरो हो जाना है। क्या मतलब सर? इसकी दो बहुत फेमस एग्जांपल है जो अक्सर पूछी जाती हैं। आपने रेलवे स्टेशन पर कुली हजरात को देखा होगा, जो आपका सामान लिफ्ट करके ट्रेन तक लेके जाते हैं और अपना रोजगार कमाते हैं।
तो ये मान लो हमारे पास एक ट्रेन स्टेशन पे सामान लिफ्ट करने वाला कुली है, ठीक है। अब देखो, ये जो इसने बैग है ना, ये ऐसे अपने सर पे उठाया हुआ है, ये इसने ऐसे बैग उठाया हुआ है, और बैग कहाँ उठाया हुआ है? अपने सर पे उठाया हुआ है। अब यकीनन इस बैग का जो वजन है वो कहाँ एक कर रहा होगा? डाउनवर्ड एक कर रहा होगा, और इसका सर उसके ऊपर एक क्या कर रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। यानी कि ऐसे समझ लो, ये जो सर एक रिएक्शन वाली फोर्स लगा रहे हैं ना, वो कहाँ लग रही है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन लग रही है, ऐसे लग रही है फोर्स, ठीक है। और जो कुली है वो यकीनन आपने कभी ये नहीं देखा होगा कुली हवा में उड़ता हुआ जा रहा है, वो चल जमीन पे ही रहा होता है। यानी कि वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो इस तरह से कवर कर रहा है। ये सब आपने देखी हुई चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रेन स्टेशन के ऊपर, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर वो सर पे सामान रख के नहीं लेके जाते, उनके पास वहाँ ट्रॉली होती है, ठीक है। ट्रेन स्टेशन में चूंकि ऐसी नहीं है फैसिलिटी अवेलेबल होती, इसलिए आपको ये कुली की मिसाल दी है। अब देखो इस केस के अंदर, जब आप कुली से अपना सामान उठा के ट्रेन तक पहुंच जाओ, तो आप उसको बोलो भाई पूरे रास्ते में तुम्हारा फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग था और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग था। तो नतीजे में हो रहा क्या है कि दरमियान में जो इनके दरमियान में एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का है। जब एंगल 90 डिग्री का है तो वर्क डन कितना है? 0 है। तो तुम्हारे कोई पैसे नहीं बने। पॉइंट समझ में आ गया? ऐसा नहीं करना, वो मार धाड़ पे उतर आएगा, ठीक है। चलो, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस इसी तरह का आप समझ सकते हो, जब हमारे पास कोई भी बॉडी दायरे में घूम रही होती है। जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही होती है, ये एक सवाल मैंने टेस्ट में भी डाला था, सही है, इस उम्मीद पर कि शायद कोई अपने बचपन का कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए कर लेगा। तो देखो इसकी भी रीजन समझ लो। अब यहाँ पे हमें ये बात पता है, जब भी कोई बॉडी हमारे पास दायरे में घूम रही होती है तो उसके ऊपर एक अदद सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है, दैट इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। बहुत अच्छे से पता है हमें ये बात। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ऐसे होता है ना। ये होता है जनाब सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा। भाई बॉडी किधर भी जाएगी ना, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ होगी? टुवर्ड द सेंटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहां होता है जब बॉडी दायरे में घूमती है, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो ध्यान में रखिएगा अलोंग द टेंजेंट होता है। जहां उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ना, वही डायरेक्शन होता है उसका, किसका? डिस्प्लेसमेंट का। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो जो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल है, वो भी क्या होता है? 0 होता है। यही वजह है कि हम कहते हैं जब कोई बॉडी दायरे में घूम रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर कोई काम नहीं कर रही। अगर किसी के जहन में ये आ रहा है सर आपने तो कहा था कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हमेशा पैरेलल नहीं होते, तो मेरे बच्चे उसके साथ मैंने वो बताया भी था कि कहाँ नहीं होते। मैंने आपको कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो पैरेलल नहीं होते। तो अगर बॉडी दायरे में घूम रही है तो अल्टीमेटली मैंने भी ये माना है बॉडी इस तरह से मूव कर रही है, और ये क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। नॉर्मली हमारी बॉडी ऐसे ही मूव कर रही होती है अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड की किसी और तरह मूव कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या आ जाएगा? टेंजेंट आ जाएगा। तो आप बोलोगे जो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दिस बॉडी इज 0। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। मजीद आप चीज देखो तो आपको एक और चीज ये नजर आ रही है कि वर्क डन मेरा बेटा डिपेंड कर रहा है कॉस ऑफ थीटा पे। अब देखो, कॉस थीटा का वैल्यू मैं कह सकता हूं, कॉस थीटा का वैल्यू जब +1 होगा, कॉस थीटा का वैल्यू +1 होता है, इसका मतलब वो मैक्सिमम पॉजिटिव है। तो बच्चे कॉस थीटा का वैल्यू जब मैक्सिमम पॉजिटिव होगा तो आपका जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा जनाब? मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों भाई? वर्क डन कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा मैक्सिमम पॉजिटिव तो वर्क डन मैक्सिमम पॉजिटिव। और ऐसा कब होता है जनाब? जब थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे हैं? पैरेलल है। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क डन हो जाएगा जनाब मैक्सिमम। दूसरा केस, कॉस थीटा अगर आपके पास -1 हो जाए। अब -1 कॉस थीटा का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है। जब आपका कॉस थीटा मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो वर्क डन है वो भी कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। क्या मतलब सर इस बात का? अच्छा, ये वाली बात ना अक्सर बच्चों को पता होती है लेकिन कॉन्सेप्ट का फील नहीं होता, तो भी जो मैं बता रहा हूं ना, इससे कॉन्सेप्ट भी फील कर लेना एक बार। सर इसका मतलब क्या है एंटी पैरेलल? इसका मतलब ये है कि फोर्स राइट साइड पे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड पे हो रही है। सर ये कैसे हो सकता है कि मैं किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करूं राइट पे, डिस्प्लेसमेंट हो रही हो लेफ्ट पे? बहुत सिंपल है भाई, देखो
ये मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे जा रहे हो आप, सही है, ऐसे जा रहे हो आप, सुनते समझते हैं ना अभी जरा अच्छे से। मुझे एक बात बताओ, जब आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? ये सिर्फ ये वाला पॉइंट समझाने के लिए मिसाल रहा है। एक तो आपकी फोर्स है अप्लाइड फोर्स जो कि एक्ट कर रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कहीं गायब हो गई है? वो एक्ट नहीं कर रही, वो भी तो एक्ट कर रही है। तो देखो, अगर आप अपनी फोर्स की रिस्पेक्ट में इसका वर्क डन निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। क्यों? भाई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, फोर्स भी ऊपर लग रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के सेंस में इसका वर्क डन निकालोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव आ रहा होगा। क्यों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है और आप इस भाई साहब को कहां लेके जा रहे हो? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ध्यान में रख लीजिएगा इस पर। ठीक है? तो थीटा आपके पास क्या आ गया जनाब? 180 डिग्री आ गया इस केस के अंदर। ठीक। सिमिलरली वो एक केस और था, वो जो कॉस थीटा जीरो जीरो वाला है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहां लिख देता हूं। कॉस थीटा अगर जीरो है, जीरो का मतलब क्या है मेरे बच्चे? कि थीटा आपके पास 90 डिग्री है, यानी कि दोनों आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस के अंदर आपका वर्क डन क्या है? जीरो है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस होता है। जब ये खुलेगा तो एफ एस कॉस थीटा बन जाएगा और कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो गोया कि अगर दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो जनाब उस केस के अंदर आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली एक और चीज ध्यान में रखना, अगर आपका थीटा 0 डिग्री के बराबर या उससे ज्यादा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि अगर थीटा आपका 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा ना, वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। भाई पहला क्वाड्रेंट होगा ना, अगर मैथ्स की जबान में आपको बताऊं तो थीटा 0 और 90 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है? पहला क्वाड्रेंट होता है। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा मेरे बेटे, तो ये देखो इधर, ये जो आपके पास है ये 0 डिग्री है, ये क्या है? 90 डिग्री है, ये क्या है? 180 डिग्री है, ये क्या है? 270 डिग्री है, और ये वापस आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 360 डिग्री आ जाएगा उठ के। ठीक हो गया सर, समझ में आती है बात की? अब जरा समझो यहाँ पे, जब आप 0 और 90 के बीच में आओगे तो इस केस के अंदर तो आपको पता है ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेंजेंट हो, या इनका कोई रेसिप्रोकल फंक्शन हो। तो अल्टीमेटली 0 से 90 का मतलब है कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो मेरे बच्चे वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक। सिमिलरली अगर आपके पास जो थीटा का वैल्यू है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री है, अब इसका मतलब क्या है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इस केस में आपका जो कॉस थीटा है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, और आपके पास जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब एग्जामिनर यहाँ पे सवाल किस किस तरह से पूछता है इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, उनको अब जरा समझना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल तो वो आपसे पूछेगा कि भाई वर्क डन कैलकुलेट करके बता दो। भाई मान लो आपको उसने फोर्स दे दी, फोर्स आपको कहता है 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस का 8 k कैप। ठीक है? कहते हैं इसको लगाने की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई बॉडी में वो हुई 2 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का 4 k कैप। अभी अगर आप सवाल को नोट करो ना, गौर से देखना सवाल को, सवाल में उसने आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया। क्या बोला? उसने बोला कि भाई आपने किसी बॉडी पे ये फोर्स अप्लाई करी और इस फोर्स को लगाने के नतीजे में बॉडी जिस वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस हुई या जिस लाइन के अलोंग डिस्प्लेस हुई उसका वेक्टर आपको दे दिया, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दे दिया। अब इस सवाल में वर्क डन कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे भाई? एफ डॉट एस करेंगे। एफ डॉट एस या एफ डॉट आर कह लो, एक ही बात है। एफ डॉट आर भी कह सकते हो या एफ डॉट इसको डी भी कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, यानी कि वेक्टर वाला फॉर्म ही इसमें आप यूज करोगे। आपको एफ का वेक्टर क्या दिया हुआ है जनाब? 3 i कैप प्लस का 4 j कैप माइनस का 8 k कैप। आगे आपके पास आ गया डॉट 2 i कैप प्लस का 3 j कैप प्लस का 4 k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं जनाब? आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे से, के वाले को के से। देखो, आई वाले को आई से किया तो 3 2 क्या हो गया? 6 हो गया। जे वाले को जे से किया, 4 3 क्या हो गया? 12 हो गया। साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जहन में रखना। के वाले को के से किया तो माइनस प्लस जा माइनस, 4 8 जा 32। सही है? 12 में से 32 निकाला तो पीछे क्या बच गया? 20 बच गया, माइनस का 20 प्लस 6 माइनस 20 क्या बनेगा जनाब? माइनस का 14। अब देखो, अब देखो ये मेरे बच्चे आपके पास क्या आ रहा है? वर्क डन आ रहा है। अब देखो, आपको अभी ये नहीं पता कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल क्या है, लेकिन आपने यहां देखा कि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, तो आप ये बात प्रिडिक्ट कर सकते हो कि जो एंगल है ना वो कैसा है? ग्रेटर देन 90 डिग्री है।
<180 है, >90 है, ठीक है। यहां से आप ये बात साबित कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप में से वो लोग जिनके वेक्टर्स क्लियर है, जिनके वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो यहाँ पे निकाल के भी देख सकते हैं। जितने लोगों को नहीं क्लियर, वो यहाँ पे अपने पास नोट करके रख लें। जब मैं वेक्टर के अंदर आपको एंगल निकालना सिखाऊं, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे एंगल निकालना और चेक करना कि क्या एंगल आपका 90 से ग्रेटर और 180 से लेसर आता है या नहीं आता। बिल्कुल आएगा, हमेशा आएगा, ठीक है। तो ये मेरा बेटा एक तरीका तो ये था। जल्दी से एक बार इस सवाल को अपने हाथ से करो, ये जो मैंने करा है, और एक सवाल फिर मैं दे रहा हूं, इस सवाल को करो। इसके अंदर मैं कहता हूं आपको जो फोर्स गिवन है वो मान लो है 3,2,7, और आपको जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ है वो हमारे पास है 2, -8,1। ये लिखने का एक और तरीका है वेक्टर को, मतलब ये लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखोगे ना, तो ये लिखा हुआ है 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 7k कैप, सही है। और ये लिखा हुआ है जनाब 2i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का k कैप, ये लिखा हुआ है, ठीक है। जल्दी से मुझे वर्कडन निकाल के बताओ इसका। देखो भैया, हमने इसका वर्कडन कैलकुलेट करना सीखना था ना, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आप लोगों ने यकीनन किया होगा। एफ का वैल्यू यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3i कैप, पहला हमेशा एक्स होगा, दूसरा हमेशा वाई होगा, और तीसरा हमेशा जेड होगा। तो 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 7k कैप, ठीक है। डॉट, आगे आपके पास आ गया 2i कैप माइनस का 8j कैप प्लस का k कैप, ठीक है सर, मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3 2 क्या हो गया जनाब, हमारे पास 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 8 2 क्या हो गया जनाब, 16 हो गया, और 7 1 हमारे पास क्या हो गया जनाब, 7 हो गया, सही है सर। सात में अगर आप 6 को ऐड करते हो तो ये 13 बनता है, 13 में से अगर आप 16 निकालते हो तो माइनस का 3 बनता है। जितने लोगों ने इसका आंसर माइनस का 3 जूल निकाला है, बिल्कुल सही है। माइनस साइन यहां पे इस बात की निशानदेही कर रहा है कि अगर आप फोर्स के वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर के दरमियान में एंगल निकालते हो, अगर आपको निकालना आता है और आप निकालते हो एंगल, तो ये जो एंगल है ये 90 से ग्रेटर आएगा और 180 से लेसर वाला एंगल आपके पास आ रहा होगा, ठीक है जनाब, सही। पहली चीज एक तो ये हो गई। फिर कभी कभार आपका एग्जामिनर एक और तरह से सवाल पूछता है। अब ये वाला सवाल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो जरा गौर से सुनना। अब ये वाला सवाल कहता है आपने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करी, मान लो यही फोर्स उसने आपको दे दी, ठीक है। 3,2,7 का मतलब इसने लिखा हुआ ये है 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 7k कैप, ठीक है। ये न्यूटन, यकीनन न्यूटन के अंदर बात हो रही है। और कहता है कि इसके नतीजे में बॉडी मूव करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर। अब और से सुनना क्या बोल रहा है। बॉडी मूव करती है ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, और ए पॉइंट का जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का k कैप, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का k कैप। क्या मतलब सर, सवाल ही समझ में नहीं आया। ऊपर वाले सवाल में और इसमें फर्क क्या है भाई साहब? फर्क ये है, ऊपर वाले सवाल में आपको डायरेक्टली जिस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रही थी ना, वो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे दिया था। यहां पे देखो इसने क्या गेम करी है आपके साथ। यहां पे इसने कहा देख मेरे भाई, सूरत हाल कुछ ऐसी है, ये आपको जो टॉर्क के न्यूमेरिकल कराए थे ना, उसमें भी ये वाला पॉइंट पढ़ाया था मैंने आपको। कुछ इस तरह का पॉइंट था, देखो। इसने कहा कि आपके पास ना दो पॉइंट्स है जनाबे वाला। एक पॉइंट को उसने कह दिया ए पॉइंट, एक पॉइंट को उसने कह दिया बी पॉइंट, ठीक है। क्या मतलब सर, जरा बताएं। देखो, इसको मान ले कह दिया इसने ए पॉइंट, इसको मान लो उसने कह दिया क्या, बी पॉइंट, ठीक है सर। देखो, इसने कहा जनाब कि आपके पास ये जो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ना, ये आपको इसने दे दिया RA, और जनाब ये जो इसने आपको बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया ना, ये आपके पास क्या है, RB हो गया, ठीक है। इसने कहा बॉडी ए पर है, और आपने जब इसके फोर्स लगाई तो बॉडी ए से बी पे जा रही है, ऐसे लिख के देगा वो। बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी। तो आप समझ गए ये जो फ्रॉम वाली बात कर रहा है ये कौन सा है, ये इनिशियल है। और जो ये टू वाली बात कर रहा है ये क्या है, ये आपके पास फाइनल है। तो ए से आपकी बॉडी कहां जा रही है, बी पे जा रही है, यानी कि ये चीज, ये ए से कहां जा रही है, बी पे जा रही है। यानी कि अभी आपको ये नहीं पता, अब मतलब समझ रहे हो। पिछले सवाल में ये आपको गिवन था जिस लाइन के अलोंग, यानी कि जिसको मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूं ना, ये वो लाइन है जिसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अभी पिछले सवाल में आपको यह चीज बताई गई थी कि किस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसका वेक्टर डायरेक्टली गिवन था। अब यहां पे नहीं गिवन, अब क्या करेंगे भाई, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। पहले भी मैंने आपको सिखाया, फिर बता देता हूं।
कैसे निकालोगे? हमेशा आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे। टॉर्क वाले में भी यही बात थी। मैंने कहा था इनिशियल वो पॉइंट है जिसके अबाउट में आपने क्या करना है, टॉर्क निकालना है। फाइनल वो पॉइंट है जहां पे आपके पास फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां पे जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पे जा रहे हो, भाई इसने खुद कहा ना कि आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हो, तो ए आपका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। और समझ में आ रहा है, ए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। यहां पे आप फोर्स के लगने का हिसाब किताब नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि फोर्स तो पूरे रास्ते लगती रही है। भाई ए पे जब बॉडी थी यहां पे फोर्स लगना शुरू हुई और फिर बॉडी बी तक आ गई और फोर्स तो लग रही थी। तभी तो बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट फोर्स तो ए से बी पे आई है। तो यहां पे फोर्स किस पॉइंट पे लग रही है उसकी बेस पे इनिशियल फाइनल डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो पूरे रास्ते लगती आई है। यहां क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे जा रही है वो फाइनल हो जाएगा, जहां से जा रही है वो क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर आप क्या करोगे, आप इसमें पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लोगे जिसके अलोंग आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। बस आपने ये सवाल पढ़ के देखना है कि आपकी बॉडी कहां से कहां गई है। तो फ्रॉम ए टू बी गई है, तो फ्रॉम का मतलब हो गया ये आपके पास है जनाब कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ये आपके पास है जनाब कौन सा पॉइंट, फाइनल पॉइंट। ठीक है सर, समझ में आता है। अब ये आपके पास आ जाएगा जनाब 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, माइनस इनिशियल में आपके पास आ जाएगा 2i कैप प्लस का 7j कैप प्लस का k कैप। सही हो गया सर। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं वहां पे माइनस साइन के साथ, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का k कैप माइनस का 2i कैप माइनस प्लस द माइनस का 7j कैप माइनस प्लस द माइनस का k कैप। जो जो मर रहा है मार दो यार, k कैप से k कैप तो मुझे वैसे मरता हुआ नजर आ रहा है। 3i कैप माइनस 2i कैप विल गिव यू i कैप, माइनस का 4j कैप माइनस का 7j कैप विल गिव यू माइनस का 11j कैप, और k कैप नहीं बचा तो इसके लिए आप लिख सकते हो क्या, 0 k कैप। अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल गया, फोर्स आपके सामने है। अब वही वाला काम करेंगे जो आप ऊपर करते हुए आए हो, क्या जनाब, 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 7k कैप, और डॉट लगाने के बाद आप यहां पे आ जाओगे। ये क्या है, i कैप माइनस का 11j कैप और प्लस का 0k कैप। इस तरीके से आप करोगे। अब क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आई वाले को आई से, 3 और आई के पीछे इधर क्या है 1 है, तो 3 वन सा हो गया 3। फिर जे वाले को जे से, तो प्लस माइनस सा माइनस और 2 11 सा क्या हो गया 22 हो गया। फिर प्लस और 7 0 सा क्या हो गया 0। ये क्या हो गया जनाब आपके पास माइनस का 19। अच्छा, ये किसी के ध्यान में अगर ये आ रहा हो कि सर वर्क डन क्या हमेशा नेगेटिव ही आता है, कोई लाजमी नहीं है यार। अभी इत्तेफाक से जो मिसालें बनाई हैं उन मिसालों के अंदर आपके पास जो वर्क डन है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, लेकिन जैसे कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। तो ये हो गया। और सर इसमें से क्या क्या सवाल पूछता है, कभी आपसे यूनिट पूछ लेगा तो यूनिट आपको पता होनी चाहिए इसकी। ठीक है, सिमिलरली एक आध दफा ये भी पूछा गया है कि इसी का जो यूनिट है वो और किसके इक्विवेलेंट है। जो वर्क डन का यूनिट है वो टॉर्क के इक्विवेलेंट है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। और सिमिलरली वर्क डन का यूनिट भी क्या है, न्यूटन मीटर है। तो इन दोनों का चूंकि यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन भी क्या है, सेम है। और क्या सवाल पूछता है भैया, मान लो आपको कहता है कि आपकी बॉडी ने, इसमें कोई फोर्स लगी, किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगी और इसने वर्क डन किया 5 न्यूटन मीटर का। सही है। कहता है जो आपने फोर्स लगाई थी वो 10 न्यूटन थी, और जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर करी इसके नतीजे में वो कितनी है, 1 मीटर है। भाई आपने किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करी, और उसके नतीजे में बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी 1 मीटर, और कहता है वर्क डन हुआ 5 न्यूटन मीटर का। आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ कितना एंगल इन्वॉल्व था, कितना एंगल इन्वॉल्व था। एक पहला सवाल, कितना एंगल था बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कभी कभार ये भी पूछ लेगा, बताओ पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या था। सवाल समझना भी जरा पहले अच्छे तरीके से ना, फिर जंप करना इसके सॉल्यूशन पे। देखो, सॉल्यूशन एक लाइन से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन सवाल पहले समझ लोगे तो सॉल्यूशन समझना आसान हो जाएगा। इसने आपको पूरी कहानी बताई। क्या कहानी बताई, इसने कहा कि बेटा आपने किसी बॉडी पे लगाई फोर्स। हमने बोला ठीक है सर, मान लिया। फोर्स लगाई जनाब 10 न्यूटन की, और उसके नतीजे में बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर दिया 1 मीटर का। बोला ठीक है सर, आपकी बात मान ली, सर आंखों पे हो गई आपकी बात। इसने बोला भाई जो वर्क डन रिकॉर्ड हुआ वो 5 न्यूटन मीटर का वर्क डन रिकॉर्ड हुआ। हमने कहा ठीक है सर। उन्होंने कहा कि भाई जनाब आप ये बताओ कि क्या एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। सर पहले तो ये बताएं कि एंगल होगा ही क्यों, हो सकता है 0 डिग्री हो, 0 डिग्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे देखो, ऊपर मैंने आपको बताया था कि वर्क डन मैक्सिमम पॉजिटिव होता है जब थीटा 0 डिग्री होता है, और मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, एफ इंटू एस। क्योंकि कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो आगे वाला फैक्टर तो 1 हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं। जब आप एफ को एस से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 इंटू 1 क्या बनता है, 10 जूल। और आपको यहाँ पे वर्क डन 10 जूल नहीं दिया हुआ या 10 न्यूटन मीटर नहीं दिया हुआ। इसका मतलब थीटा 0 नहीं है। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहे कि हम कर क्या रहे हैं। इसने बोला भाई बता थीटा क्या है, एंगल क्या है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा ठीक है चलो बता देते हैं आपको, कोई मसला नहीं है। फिर इसने कहा कि यार वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताओ दैट इज
पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब समझिएगा ये अच्छे से, ये है यहां पे कमाल का सवाल। अगर किसी को पुराना ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो वो यहां फंस जाता है आके। कंपोनेंट ऑफ फोर्स बताओ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, अलोंग द या पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे यहां पे जनाब, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। सही है। W की जगह पे आपके पास आ जाएगा जनाब 5, F की जगह पे आ जाएगा जनाब 10, S की जगह पे आ जाएगा जनाब 1, आगे आगे आपके पास कॉस ऑफ थीटा। ठीक है सर। ये बन जाएगा आपके पास कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है सर। ये क्या आ गया आपके पास 1/2 हो गया। ठीक है सर। थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ क्या बन गया, हाफ बन गया। अब कॉस इनवर्स हाफ हमें पता है कितना होता है जनाब, 60 डिग्री होता है। रेडियन में निकालोगे तो पाई/3 हो जाएगा भाई, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। ये आ गया आपके पास कॉस ऑफ 60 डिग्री। समझ आते हैं, समझ आते हैं सर। अब देखो ये आपने पहला काम किया, अब आपको इसने बोला कि वो कंपोनेंट बताओ दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो गोया आपको एफ पैरेलल निकालना है। एफ पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, एफ कॉस थीटा है। एफ कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है कॉस ऑफ, और थीटा तो अभी निकाला है कॉस 60 डिग्री। तो क्या आ रहा है आपके पास, ये आपके पास आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री कितना है, हाफ। सॉल्व कर लेंगे, क्या आ रहा है 5 न्यूटन। यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 न्यूटन आ रहा है। सही है। कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, 5 न्यूटन आ रहा है। अब गौर से समझना ये बात जरा। आप चेक भी कर सकते हो इसे कि भाई हमने सही निकाला ही नहीं निकाला, वेरीफाई अभी। और नया काम तो कुछ नहीं करेंगे, वही पढ़ाऊंगा जो पहले से पढ़ा चुका हूं। वेरीफाई भी ऊपर वाले तरीके पे कर सकते हो। क्या आपने वर्क डन क्या पढ़ा था, आपने कहा था जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई मल्टीप्लाई बाय वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 1 मीटर, और वो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, 5। तो भैया मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 5 न्यूटन मीटर। तो देख सवाल में यही तो गिवन था, और क्या गिवन था। अब कभी कभार एग्जामिनर आपसे एक चालाकी करता है, वो आपसे दोनों कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए देता है। अब यहां बच्चा फंस जाता है, अच्छा भला मासूम बच्चा। कैसे फंसता है बताता हूं। वो कहता है कि यार एफ पैरेलल भी बता दे, एफ परपेंडिकुलर भी बता दे। क्या मतलब सर, भाई वो बोलेगा वो कंपोनेंट भी बता कि जो कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, और वो भी बता जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अलोंग नहीं है। तो अब बच्चा बोलता है सर देखें, सर देखें, ये मैं बच्चे की वर्किंग कर रहा हूं। जैसा बच्चा सोचता है, जैसा बच्चा सोचता है, जो बच्चा सोचता है, जो कि गलत है, ठीक है, जो आप यकीनन समझ भी गए होगे कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। बच्चा बोलता है देखो सर टोटल फोर्स है 10 न्यूटन, और एफ पैरेलल तो तुमने निकाल ही लिया, कितना है भाई 5 न्यूटन है। तो सर देखो कितना बकरी हो गया, एफ परपेंडिकुलर हो गया, जो टोटल फोर्स थी ना इसमें से आपने क्या करा, एफ पैरेलल निकाल दिया। तो जनाब 10 में से 5 निकाल दिया, ये आपके पास आ गया 5 न्यूटन। गोया कि एफ परपेंडिकुलर भी क्या हो गया, 5 न्यूटन हो गया। अब ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है ना, ये ना सिर्फ गलत है बल्कि इंतहाई बेहुदा है। क्यों गलत है ये, बेटा आपने वेक्टर्स का तो पूरा जो पूरा है ना वो जनाजा निकाल दिया इसके अंदर। आपने वेक्टर्स को यहां पे ट्रीट ऐसे किया है जैसे कि वेक्टर्स स्केलर हैं, ये जो आपने हरकत करी है। वेक्टर ऐसे ट्रीट नहीं होते, ध्यान में रख लेना। अगर वो जो मैंने ऊपर शुरू में एक फोर्स का आपको कंपोनेंट बना के दिखाए थे, ये वाले अगर आपको याद हो उसी मैट्रिक क्लास में जहां आपने ये डायग्राम पढ़ी, या अपने O1 O2 में जो आपने ये डायग्राम पढ़ी, तो इसमें जब आपको ये एफ निकालना होता था तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, √fx² प्लस का fy²। तो वेक्टर्स इस तरह से चलते हैं। आप एफ एक्स को एफ वाई में जोड़ते थोड़ी थे, आप तो √fx² प्लस fy² करते थे। आप एफ निकालने के लिए एफ एक्स प्लस एफ वाई थोड़ी करते थे। तो यहाँ पे किस खुशी में हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे भी हम ऐसा नहीं करेंगे। जब आपको वो बोलेगा एफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो भाई हमें पता है हम क्या करेंगे, एफ साइन थीटा करेंगे। सही है। अब एफ कितना है अपने पास, 10 है, और आपके पास आगे क्या आ गया जनाब, साइन 60 डिग्री आ गया। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है। कैंसिलेशन हो जाएगी, क्या बनता है आगे आपके पास, ये 5 √3 न्यूटन बनता है। ये बनेगा आपके पास। अगर आपको ये भी चेक करना हो कि हमने ये काम ठीक किया या गलत किया, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, इसको भी मैं चेक करा सकता हूँ, इसको भी वेरीफाई करा देता हूँ। देखो आपने एफ परपेंडिकुलर भी निकाल लिया और एफ पैरेलल भी निकाल लिया। अब आपको ये तो पता है ना कि ये जो एफ है, ये एफ परपेंडिकुलर और एफ पैरेलल दोनों के स्क्वायर को ऐसे करके सम करने पर आएगा। क्यों भाई, अभी तो तुमने पढ़ा था fx² प्लस fy² होता है। तो जो fx है उसको मैं यहाँ पे एफ पैरेलल कह रहा हूँ, और जो एफ परपेंडिकुलर है उसको बेसिकली fy है वो। तो ये हो गया आपके पास एफ पैरेलल, ये हो गया आपके पास एफ परपेंडिकुलर। ठीक है सर, समझ आता है। एफ पैरेलल आपके पास कितना आया जरा, 5 आया है। एफ परपेंडिकुलर कितना है, अच्छा ये आपको पेपर में कोई ये डेरिवेशन थोड़ी करनी है, तो मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपके गलत कॉन्सेप्ट सही होते चले जाए ना। पेपर में जब आप करो तो आपको ये सारी चीजें
पता हो कि भाई हमने ये गलती नहीं करनी, क्लास में डिस्कस हुई है। 5 का स्क्वायर कितना है? 25 है। यहाँ पे स्क्वायर दोनों पे उतरेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, स्क्वायर रूट को मार देगा तो ये 3 हो गया जनाब। सही है सर, समझ आता है। 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 75 हो गया, 75 को 25 में जोड़ दिया तो ये क्या हो गया जनाब? 100 हो गया। 100 को रूट से बाहर निकाला तो 10 न्यूटन आ गया। देखो सवाल में यही आपको टोटल फोर्स दी हुई थी, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही कहा। अब अगर आप इसको भी निकाल के जाते ना, इसको निकालते आप वेरीफाई करते, ये वेरीफाई ही नहीं हो रहा होता, करके देख लेना। एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ पैरेलल, आपने 5 निकाला है, और अगर थोड़ी देर के लिए मान लूं कि एफ परपेंडिकुलर, किसी को लगता है कि मैंने सही निकाला है, करके देख ले यहाँ से। 5 का स्क्वायर 25, दूसरे 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50 हो गया। यानी कि 25 × 2 हो गया। इसको आप सॉल्व भी करोगे, 25 रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 √2 न्यूटन। सही है। अंडर रूट 2 आपका 1.414 होता है, मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो वो 10 न्यूटन नहीं बनेगा, जो कि आपको सवाल में गिवन था। बोलो, क्या यहां तक सबको सारी चीज अच्छे से क्लियर होती है? जितने सवाल वो पूछ सकता था मैंने यहाँ पे वो सारे बताए आपको। अब देखो बच्चे, आगे चलते हैं। अब ये तो देखो आपने एक पढ़ लिया ना। अब कभी कभार हमारे पास जो फोर्स होती है ना, वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना इतना सिंपल नहीं होता है। क्यों सर? अरे भाई देख, अभी तुमने वर्क डन कैसे निकाला? तुमने बोला यार देखो, जो फोर्स लग रही है और उसके नतीजे में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है। सुनना, गौर से सुनना बात को। भाई मान लो आपके पास बॉडी इस किसी पॉइंट पे थी, एंड दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, बॉडी ए पॉइंट पे थी और मैंने इस पे फोर्स लगानी शुरू करी और बॉडी पहुंच गई कहाँ पे? बी पॉइंट पे पहुंच गई। सही है। ए पॉइंट पे थी, ए पॉइंट से मैंने फोर्स लगानी शुरू करी और बॉडी कहाँ पहुंच गई? बी पॉइंट पे पहुंच गई। सही हो गया। मैंने आपको ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि फोर्स हर हर लम्हे एक्ट करती जाती है, हर हर लम्हे एक्ट करती जाती है, एट एवरी पॉइंट एक्ट करती है। तो देखो, जब तक आपके पास फोर्स कांस्टेंट है ना, तब तक तो मसला ही नहीं है। क्यों मसला नहीं है? भाई आपने सीधा सीधा क्या करा, आपको सीधा सीधा पता चल गया भाई यहां से लेके यहां तक बॉडी ने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है वो जनाबे वाला इतनी है, और फोर्स इतनी लग रही थी, आपने मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। सही। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कोई फोर्स ऐसी है जो कि वेरिएबल है, फोर्स ही वेरिएबल है, यानी कि वो बढ़ती जा रही है। यानी कि आपका जो फोर्स है ना, इसको हम अच्छी जबान में ऐसे कहते हैं कि आपका जो फोर्स है ना, वो फंक्शन है किसी और वेरिएबल का। हो सकता है वो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो। क्या मतलब? कोई टाइम के साथ बढ़ती जा रही हो या कोई डिस्टेंस के साथ बढ़ती जा रही हो। जैसे मिसाल फॉर एग्जांपल, आपने बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना, बस सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, ताकि मैं जो आगे ग्राफ का कॉन्सेप्ट दूं ना, वो आपको पता चल सके कि हम इतनी अजियत में वर्क डन कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं जब सीधा मल्टीप्लाई करके आ सकते हैं। बच्चे का सवाल पहला यही होता है, भाई जब फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके तुम वर्क डन निकाल सकते हो, तो फिर ये ग्राफ वाली जो प्रॉब्लम है वो बीच में ऐड करने की क्या जरूरत थी? तो ये समझाने के लिए मैं आपको इसका बैकग्राउंड बना रहा हूँ। मान लो अगर मेरे पास कोई फोर्स ऐसी है कि भाई मैं कहता हूं एक बॉडी पे फोर्स लग रही है और वो फोर्स का वैल्यू है 4x न्यूटन। क्या वैल्यू है? 4x न्यूटन। अब इसका मतलब जब तक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा तब तक फोर्स जीरो रहेगी, वो सोचो ना। फिर जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ के 2 हो जाएगा तो जो फोर्स लग रही है वो 4 × 2 = 8 न्यूटन हो जाएगी। जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ के 4 हो जाएगा तो जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी? 16 न्यूटन हो जाएगी। सर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जो आप हुक्स लॉ पढ़ते हो, हुक्स लॉ पढ़ते हो, वो जो हुक्स लॉ है उसमें फोर्स का वैल्यू आप क्या लिखते हो? F = -kx। तो ये माइनस साइन तो ये शो करता है ना कि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। ये सब चीज हम पढ़ेंगे जब एसएचएम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ये तो ये शो करता है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे जो फोर्स है ये फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। भाई जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ऑटोमेटिक, भाई के तो स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो तो चलो रहेगा कांस्टेंट क्योंकि वो स्प्रिंग की नेचर बताता है। लेकिन एक्स बढ़ेगा तो एफ का वैल्यू भी तो बदतदरीज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा ना, वो थोड़ी कांस्टेंट रहने वाला है, वो तो चेंज हो रहा है। अब इस केस में दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत देखो यहां पे आएगी। दिक्कत ये आएगी, मान लो आप ए से बी पे गए, मान लो यहां तक आपकी डिस्प्लेसमेंट रही x1, फिर यहां पे डिस्प्लेसमेंट हो गई मान लो x2, फिर यहां डिस्प्लेसमेंट हो गई मान लो x3, फिर यहां डिस्प्लेसमेंट हुई फाइनली मान लो x4। अब देखो, ये मैंने आसानी के लिए 4 सेगमेंट बनाए हैं, वरना तो पता नहीं कितने सेगमेंट बन जाएंगे इसी के अंदर। अब देखो, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जा रही है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास फोर्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। तो अब आप वर्क डन कैसे निकालोगे? अब एक तरीका तो ये होता है कि आप क्या करो, इस सेगमेंट का वर्क डन अलग निकालो, फिर इसका वर्क डन अलग निकालो, फिर इसका वर्क डन अलग निकालो, फिर इसका अलग निकालो, फिर इनको आप ऐड कर दो। तो ये वाला जो काम होता है ना, ये आपके पास इस तरह से होता है, जिसको आप कहते हो इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास होता है f(dx), ये होता है। ठीक है, f(dx), फोर्स जो भी आपका वो है। इसमें एक मजेदार बात और बता देता हूं। ये जो आपका फोर्स है, अगर वो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, तो इस तरह से आप करोगे। अगर वो फोर्स फंक्शन है टाइम का, तो आप लोगों ने आप में से कितने लोगों ने
चेन रूल का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है अपने डेरिवेटिव में, पढ़ा है चेन रूल, पढ़ा है ना? उसकी एप्लीकेशन नहीं पता होगी, उसकी एप्लीकेशन यहाँ है। अगर आपका जो फोर्स है ना वो फंक्शन है टाइम का, तो आप यहाँ पे dt बनाओगे चेन रूल के तहत। चेन रूल के अंदर आपने ये पढ़ा होगा ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स को कैसे डेरिवेटिव ऑफ टाइम से या किसी भी एक्स वाई जेड और वेरिएबल से कन्वर्ट कर सकते हो आप। शायद पढ़ी हुई चीज, अगर नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप लिमिट्स स्पेसिफाई कर देते हो उठा के x1 से x2 तक, यानी कि ये आपकी लिमिट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकालते हो। ये चूंकि हमारे कोर्स में नहीं है, हम चलते हैं जो हमारे कोर्स के अंदर है भाई। हमारे कोर्स में सिंपल सी चीज क्या है, हमारे कोर्स में ये कि भाई देखो, हमें अगर कभी ऐसा मिलता है वेरिएबल फोर्स में, हमें सिर्फ ग्राफ का सवाल देगा। जैसे मैं बोलता हूं भाई, ये देख, ये देख, ये है तुम्हारे पास एक अदद ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ है, किस किस का जनाब, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, सही है। अब ये फोर्स आपको नजर ही आ रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करती हुई जा रही है। सर कैसे नजर आ रहा है, हमें भी दिखाएं जरा ये बात। भाई देख, जब डिस्प्लेसमेंट ये था, फोर्स का वैल्यू ये था। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया तो देख, फोर्स का वैल्यू बढ़ गया, तो भाई डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो फोर्स का बढ़ रहा है, ठीक है। लाजमी नहीं है हमेशा बढ़े, वो तो फंक्शन कैसा भी हो सकता है, मैंने एक रैंडम बनाया है, ठीक है। अब इस केस में आप वर्क डन कैसे निकालोगे? एक तरीका तो ये हमारे कोर्स में नहीं है तो उसको भाड़ में डाल देते हैं उठा के। अब जो हमारे कोर्स के अंदर है ना भाई, आप कुछ नहीं करोगे, आप एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करोगे। आपने क्या करना है जनाब, एरिया अंडर द कर्व निकालना है। ये एरिया अंडर कर्व के लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये मेरे बच्चे आपका एरिया अंडर द कर्व होगा। अब यहाँ पे जो भी शक्ल बन रही होगी आप उसको निकालोगे। अब ये जो भी आपका यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व होगा ना, दिस विल गिव यू क्या, वर्क डन। अब जैसे यहाँ पे मुझे एक अदद ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लूंगा यहाँ पे। तो जो भी इसका एरिया आएगा ना, दिस एरिया विल गिव मी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये अगर x1 है, टू दिस पॉइंट, ये अगर x2 है, ठीक है सर, ये होगा। और ये आपके पास फोर्स है, दैट वाज सम फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल, ठीक है। और आपके कोर्स में वो अगर देगा भी तो वो एफ ऑफ एक्स ही देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देने वाला, ठीक है। अब इसका सवाल कैसे आता है, इसका सवाल भी एक आपको दिखाया जाए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। इसका एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, एक मिनट दो मुझे। कहते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद द डिस्टेंस डी एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। देखो गौर से, आपके सामने आपको जो है ना वो एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि आपको नजर आ रहा है वाजे तौर पे, ठीक है। अब अगर आप इस ग्राफ को देखते हो ना, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का है। पहले तो ग्राफ पढ़ना सीख लो। ये ऐसे है, ये फोर्स का वैल्यू देखो ऐसे दिया हुआ है, ये इधर से यूं आया, फिर ये यूं हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, ये आपका ग्राफ है। सही है सर, क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है वर्क डन बता दे भाई, यहां से लेके यहां तक जब आपके पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो भाई सिंपल सिंपल, मुझे तो यहाँ पे दो फिगर्स नजर आ रही हैं। एक फिगर ये नजर आ रही है, एक फिगर ये नजर आ रही है। एक रेक्टेंगल है जनाबे वाला और एक क्या, ट्राइंगल है। पहले मैं फिगर वन का एरिया निकाल लेता हूं ताकि उसका एरिया आ जाए, फिर फिगर टू का निकालूंगा, उसका आ जाए, दोनों को जोड़ लूंगा। अब देखो जनाब, यहाँ पे जब आप देखते हो ना, तो ये आपके पास क्या है, ये है 327, 327, ठीक है। आप कैसे निकालोगे, बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि भाई ट्राइंगल रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो ये लेंथ है, ये क्या है, विड्थ है। तो भाई लेंथ कैसे आ रही है, देख ले भाई। अब किसी को भी लेंथ, किसी को भी विड्थ कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं जैसे इसको मान लो विड्थ कह रहा हूं, तो 3 से 7 जा रहे हैं ना, तो विड्थ कैसे आएगी, 7 - 3 करके मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। अब देखो ये लेंथ कैसे आ रही है आपके पास, ये लेंथ जो आ रही है 2 - 0 करके, देख रहे हो कैसे आएगी, 2 - 0 कर, सही हो गया। 7 - 3 करोगे तो 4 आएगा, 2 - 0 करोगे तो 2 आएगा। 4 × 2 क्या हो गया जनाबे वाला, 8 हो गया। तो जाहिर है वर्क डन निकाल लें तो ये न्यूटन मीटर हो गया। सिमिलरली जब आप एरिया नंबर 2 निकालने के लिए जाओगे, तो अब वो देखो आपको एक अदर ट्राइंगल नजर आ रहा है जो कि मुझे भी नजर आ रहा है, आपको भी यकीनन दिख रहा होगा। उसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो बेस ये है, ये बेस है, ये बेस है। कहां से, 12 से लेके 7 तक, भाई 7 से 12 कर लो या 12 से 7 कर लो, एक ही बात है ना। तो आप बोलोगे 12 - 7, 12 - का 7, सही है सर, समझ आती है बात की। हाइट देख ले भाई क्या है, ये हाइट है यहां से यहां तक, 2 से 0, तो क्या बन जाएगा, 2 - 0। तो 12 - 7 कितना हुआ जनाब, 5। और 2 - 0 कितना हुआ जनाब, 2। तो 2 से 2 मर गया, क्या बना, ये 5 बन गया, 5 न्यूटन मीटर। अब क्या करेगा भाई, दोनों को जोड़ लेगा। तो A1 + A2 करोगे तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, 13 न्यूटन मीटर आंसर उठ करके आ गया। ये होता है जनाबे वाला वर्क डन को कैलकुलेट करने का तरीका कार। ठीक है सर, समझ आती है हमें अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जरा। अब मेरे बच्चे जब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलने के अंदर ही अंदर
एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपके पास कभी ग्राफ इस तरह का बना हो ना, कभी ग्राफ ऐसा बना हो कि कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है, मिसाल दे रहा हूं, जो पार्ट एक्स के नीचे होगा इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, जो पार्ट एक्स के ऊपर है इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? अरे भाई, जो पार्ट एक्स के नीचे है इसका मतलब उसके लिए फोर्स कैसी है, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव फोर्स का जो वर्क डन होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान में रख लेना ये बात। यानी कि एक्स एक्सिस के अबव, एक्स एक्सिस के अबव जो आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे यूजिंग एरिया अंडर द फिगर, वो पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस के नीचे या एक्स एक्सिस के बिलो जो आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे वो कैसा होगा भाई साहब, नेगेटिव काउंट होगा। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे हमारे पास कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वर्क डन को लेके। यही सवाल वो आपसे पूछता है, सारे सवाल मैंने आपको यहां पे बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक मुझे बता दो मेरे बच्चे, क्या सब चीज सबको क्लियर है या नहीं है, बोलो। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो हमारे पास वर्क डन का था, फिर मैंने आपको वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक से दो चीज़ें और हैं पढ़ने के लिए, बल्कि काफ़ी कुछ है अभी तो। एक चीज़ होती है मेरा बेटा जिसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड। और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड को मेरा बेटा डिफाइन करने के दो तरीके कार हैं। तरीका नंबर एक, नेट वर्क डन जो होता है ना मेरे बच्चे, वो क्या होता है, जीरो होता है। नेट वर्क डन इज जीरो इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। दूसरी चीज ये है कि आपका जो वर्क डन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। एक तीसरी डेफिनेशन भी है, ये वो फील्ड होती है जिसके अंदर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, क्या मतलब सर? क्या पोटेंशियल एनर्जी कोई यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है? नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो सकती है ना मेरे बेटे, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में ही हो सकती है। समझना, जरा गौर से समझना बात को। कंजर्वेटिव फील्ड की पहले आप मिसाल समझो। कंजर्वेटिव फील्ड की अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं ना, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है आइडियल फॉर्म में, वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। सिमिलरली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर मेरा बेटा मेरे पास फ्रिक्शनल फील्ड आ जाती है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में फ्रिक्शनल फील्ड है। अब आप बोलोगे कि सर फ्रिक्शनल फील्ड को आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, तो मैं बोलूंगा देखो तीन ऊपर डेफिनेशन रखी हुई है, इन्हीं की बेस पे मैं डिफाइन करूंगा। सुनना गौर से, समझना बात। ये मान लो मेरा बेटा मेरे पास जो है ना एक कोई पॉइंट ए है, ये मान लो मेरे पास एक कोई पॉइंट बी है। ठीक है सर, समझ आ गया। पहले कंजर्वेटिव फील्ड समझो। कंजर्वेटिव फील्ड ये कहती है अगर आप ए से बी पे जाओ इस रास्ते के थ्रू, तो आपने कुछ वर्क डन किया, लेट से द वर्क डन इज W1। आप ए से बी गए, आपने कुछ काम किया, ठीक है सर। अब आप बी से आए जनाबे वाला कहां, उठ करके ए। आपने मजीद कुछ वर्क डन किया, इसको आपने कह दिया वर्क डन नंबर 2। आपने ए से अपना सफर शुरू किया था और ए पे ही अपना सफर आपने क्या किया, खत्म कर दिया। तो ये कहता है जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कंजर्वेटिव फील्ड का मायना ये हो गया, यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव फील्ड है। सही है, ये कैसी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड हैगी। और अगर ऐसा नहीं है, W1 इज नॉट इक्वल टू W2, तो ये कैसी फील्ड है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा सर, अब मिसाल से समझें। मान लो ये एक फ्रिक्शनल फील्ड है। कैसी फील्ड है, फ्रिक्शन वाली फील्ड है। आपको फ्रिक्शन के बारे में ये बात तो पता है कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को ओपोज करती है। यस सर, पता है हमें ये बात। और जब आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क डन करोगे, जाहिर है फ्रिक्शन ओपोज कर रही है, तो उसकी ओपोजिशन का मुकाबला करते हुए आपने जाना है। जब आप फोर्स की ओपोजिशन का मुकाबला करते हुए जाओगे, तो अल्टीमेटली इसका मतलब आप अगेंस्ट द फोर्स क्या कर रहे होगे, काम कर रहे होगे। ये बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है समझ में हमें ये बात। अब समझो इस बात को। हमारे पास ये वाला रास्ता आपको एक छोटा रास्ता नजर आ रहा है, और ये जो ब्लैक से बनाया है ये आपको बड़ा रास्ता नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं कहूं तो जो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन है, जो वर्क डन अगेंस्ट क्या है,
जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो इस वाले पाथ में कम होगा, और नीचे वाले पाथ में जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो कैसा होगा, ज्यादा हो जाएगा उठ करके। पॉइंट समझ में आ रहा है? नीचे वाले पाथ में वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों भाई, वो पाथ बड़ा है। नहीं भी बड़ा तुम्हें नजर आ रहा तो समझ लो भाई, मैं समझा देता हूं। इस वाले पाथ को मान ले यार इसकी लेंथ 10 मीटर है, इस वाले पाथ को मान ले इसकी लेंथ क्या है, 30 मीटर है। अब जाहिर है 10 मीटर में सिर्फ उतनी फ्रिक्शन ऐड करेगी ना जो 10 मीटर के अंदर इन्वॉल्व होगी। भाई आपका कॉन्टेक्ट ही जमीन से 10 मीटर रहा, 30 मीटर वाले में पूरे 30 मीटर तक ऐड करती रहेगी, तो उसमें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ज्यादा है। गौर से सुनना, जो एनर्जी आपकी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में चली गई वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, वो स्टोर नहीं हो रही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। समझो गौर से, देखो वहां पे एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, वहां पे एनर्जी को आप कंजर्व नहीं करा सकते। खूब अच्छे से समझो। एक चीज होती है जिसको आप कहते हो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो होती है ना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर एक चीज समझना ना, यहां बहुत सारे पढ़ाने वाले भी गलती करते हैं और पढ़ने वाले तो गलती करते ही करते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कुछ और है और टोटल एनर्जी कुछ और है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी ना। मैंने क्या कहा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। कैसे भाई, देखो खुद सोचो। एक बॉडी ने जब जहां से चलना शुरू किया था, मान लो इसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी थी, मान लो इसके पास 10 जूल की एनर्जी थी, सही है, 10 जूल थी। अब वो यहां से यहां आता है, तो 2 जूल इसने वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कर दिया। अबे तो वो एनर्जी तो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए एयर के पार्टिकल्स के पास चली गई ना। अब तुम वापस उसको ये थोड़ी बोलोगे अल्लाह के वास्ते मुझे मेरी एनर्जी वापस कर दो आप। वो तो चली गई। कंजर्व कहां रही आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व सिर्फ किस में रहती है, तो ये सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड में रहती है जहां पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि बाकी जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है उसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इंवॉल्व होती हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके एवज में जब आप काम करते हो तो आपकी एनर्जी वहां कंजर्व नहीं रहती, आपकी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होती है जो रिट्रैक्टेबल होती है, मतलब वापस नहीं आ सकती। मतलब उसको आप नॉन रिट्रैक्टेबल होती है, वापस उसको लेके नहीं आ सकते। तो अब देखो वही मैं आपको बात बता रहा था, फिर से समझो कि किसी को अभी तक कंफ्यूजन है या अभी तक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो वर्स, जब आप ए से बी पॉइंट पे जा रहे हो तो आपको ए से बी के अंदर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा, तो आपका W1 कुछ और हो जाएगा। जब आप बी से वापस ए पे आ रहे हो तो आपको वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, तो आपका वर्क डन कुछ और हो जाएगा। क्यों? अरे भैया वर्क डन तो डिपेंड करेगा ना कि मैं कितना काम कर रहा हूं ए से बी पे जाने पर या बी से ए पे आने पर। अभी जब मैंने रास्ता ये वाला इख्तियार किया तो ए से बी पे जाने पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कम था तो मुझे कम काम करना पड़ा, लेकिन बी से ए पे आने पे मैंने अपना रास्ता चेंज कर दिया तो अब मुझे काम ज्यादा करना पड़ रहा है, तो वर्क डन नंबर 2 ज्यादा हो गया, हालांकि पॉइंट्स वही दो सेम ए और बी। तो मैंने ये तो ऊपर देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई थी, अगर वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड है, यानी कि मैं ए से बी पे जाता वही काम करना पड़ता जो बी से ए पे आने पे करना पड़ रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन, पाथ अडॉप्टेड बाय द बॉडी, तो आप कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन डिपेंड करेगी आपने कितनी लेंथ कवर करी है उसके ऊपर। तो जब आप पाथ चेंज करोगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। अल्टीमेटली वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बन जाएगी। ठीक है जनाब, ध्यान में रख लिएगा इस बात को। इसका सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा डेफिनेशन वाइज और कुछ नहीं पूछेगा, कंजर्वेटिव फील्ड की डेफिनेशन जो आपको ऊपर लिखवाई थी। और एक बार माजी में ये भी पूछा गया है कि पोटेंशियल एनर्जी किस फील्ड में स्टोर होती है, तो जनाब वो हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड में ही होती है। आपने और कौन कौन सी इसकी मिसाल है, आपने इलास्टिक फील्ड सुनी होगी जो स्प्रिंग वाली होती है, इलास्टिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। आपने यकीनन इसके अंदर एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें आपने यकीनन पढ़ी होंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मेरा बेटा हमारे पास जो हमने दो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म डिस्कस की थी ना, उसमें से अब हम आ रहे हैं पहली फॉर्म ऑफ एनर्जी पे, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब ये पहली एनर्जी है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पे आएंगे। देखो, किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से, किसी भी बॉडी के मोशन की वजह से, किसी भी बॉडी की मूवमेंट की वजह से उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होती है ना, उसको मेरा बेटा हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सही है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना मेरे बच्चे, वो हमारे पास क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब जरा आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे आप मजीद एक बात समझो अच्छे से।
एम से मुराद मास है और वी से मुराद क्या है हमारे पास, स्पीड है। सही। अब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की यूनिट वही होगी। इसके अंदर अगर मैं आपसे कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन स्टेब्लिश करके बताएं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो गलत लगा दिया, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब देखो बच्चे, आपके सामने लिखा हुआ है यहां पे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है किसके, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एम कर रहा हूं। सही। ये वाला एम इस एम से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सही हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, m इंटू वी का होल स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा, जो था वही आ जाएगा। एम वी क्या है, मोमेंटम है, तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। सही है, क्योंकि एम वी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास जो है ना वो फॉर्मूला रहेगा किसका, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, जब भी रिलेशन पूछा जाएगा। अब यहां से ना सबसे पहले तो आपका एग्जामिनर आपसे ना मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता है, मल्टीपल क्वेश्चन पूछता है। अब आगे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके लिए मैं कह देता हूं कि यार रेफरेंस बॉडी जो ए है ना, ए बॉडी का आप मास मान लेना 4 ग्राम, और बी बॉडी का मास आप मान लेना जनाब 16 ग्राम। आगे मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए मैंने आपको ये एक ही बार में डेटा यहां पे डिफाइन कर दिया, 4 ग्राम और 16 ग्राम का डेटा। ठीक है सर। अब पहला क्वेश्चन सुनना गौर से, आपने दोनों सवालों में ये डिफरेंस जज करना है कि यहां पे क्या डिफरेंस है और एग्जामिनर आपसे कहां चालाकी कर रहा है, कहां खेल रहा है आपसे। आपको कहता है दो बॉडीज हैं, टू बॉडीज हैविंग इक्वल स्पीड, टू बॉडीज हैविंग इक्वल स्पीड, टू बॉडीज हैविंग इक्वल स्पीड। उनका मास है, दो बॉडीज है ए और बी, उनकी स्पीड कैसी है, उनकी स्पीड है इक्वल। सही है, उनका मास ऊपर आपको गिवन है। अब वो आपको कहता है आप काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन बता दीजिए। क्या रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन बताइए, और इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी बता दीजिए। सही है। क्या बोल रहे हैं, सुनो गौर से, दो बॉडी है, वो मूव ऐसे कर रही हैं कि उनकी स्पीड कैसी है, इक्वल है। आपने इस पार्ट पे गौर करना है कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं उनकी स्पीड इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन निकालना है। अब देखो मेरे जहन में फौरन से पहले आया भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के। अब जो कांस्टेंट है ना उन्हें अपने पास एक तरफ कर लो, भाई हाफ तो कांस्टेंट है और वी इसने सवाल में कांस्टेंट कह दिया, तो वी स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। तो मेरे पास यहां पे जो रिलेशन बनता है ना वो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मास बन जाएगा। ठीक है। अब जो मेरे पास रिलेशन आता है वो ये आता है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका जब रेशियो बनाऊंगा तो ये बनेगा K1 डिवाइडेड बाय K2 विल बी इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाय M2। अभी M1 कितना है 4 ग्राम, M2 कितना है 16 ग्राम, तो 4 1 जा 4 4 जा, तो रेशियो आ गया जनाबे वाला 1:4 का। सही हो गया। ये हमारे पास आता है जनाब इसका क्या, रेशो। सर ये तो बहुत आसान सवाल था, इसमें आपने इतना हमें डरा दिया था। अब देखो इसका दूसरा पार्ट समझो। मेरे बच्चे आपके पास दो बॉडीज हैं, समझिएगा, दो बॉडीज हैं हैविंग इक्वल मोमेंटम। क्या कह रहे हैं, टू बॉडीज हैविंग इक्वल मोमेंटम, ये है उसका रिलेशन, हैविंग इक्वल मोमेंटम। वही दो बॉडीज है भाई, मूव कर रही हैं, मोमेंटम क्या है, इक्वल है। बता भाई काइनेटिक एनर्जी और मास की रिलेशन क्या है, और काइनेटिक एनर्जी का जरा रेशियो भी निकाल दे। अब सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर फिर लगा देगा। भाई कैसे लगा रहा है तू, मुझे ये बता। सवाल में इसने क्या कहा, सवाल में इसने कहा मोमेंटम इक्वल है। देखो ना, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा सबसे पहले कांस्टेंट मार्क करने हैं अपने पास। जब तुम्हें कांस्टेंट मार्क करने हैं तो जब तुम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लगाते हो, तो हाफ तो चलो हो गया कांस्टेंट, ये तुम वी स्क्वायर को किस खुशी में कांस्टेंट मार्क करोगे, नहीं कर सकते ना। उसने कहा मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसने ये थोड़ी कहा स्पीड इक्वल है। अभी हो सकता है एक का मास कम हो वेलोसिटी ज्यादा हो, और प्रोडक्ट ऐसा बन रहा हो जो दूसरी बॉडी जिसका मास ज्यादा वेलोसिटी कम है उससे मैच कर जाए, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। भाई एक बॉडी, उसका मास 20 और उसकी वेलोसिटी 1, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 20। एक बॉडी, उसका मास 4, उसकी स्पीड 5, इसका भी प्रोडक्ट 20 होगा। तो अब देखो उसने प्रोडक्ट की बात करी है कि वो इक्वल है, उसने मोमेंटम की बात करी है कि वो इक्वल है, उसने ये नहीं कहा कि स्पीड इक्वल है। जब उसने नहीं कहा तो आप जबरदस्ती में ये वाला फॉर्मूला चिपकाएंगे नहीं, ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे, तो ये नहीं यूज करेंगे आप। ठीक है, इसको अगर यूज करा तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अबे क्या हो गया,
आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जनाब पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। कॉन्स्टेंट्स को मार्क कर लो भाई, पी कांस्टेंट है और टू तो वैसे ही कांस्टेंट है, रिलेशन निकालो। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, ये इसका करेक्ट रिलेशन होगा, जहन में रख लेना। अब जब आप इसका रेशियो डिफाइन करोगे तो K1 डिवाइडेड बाई K2 विल बी इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1, इनवर्स रिलेशन है ना जनाब, ठीक है। तो K1 के लिए M1 नीचे आ जाएगा, K2 के लिए M2 ऊपर आ जाएगा। तो K1 डिवाइडेड बाई K2 विल बी इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाई M1, सिंपल हो गया। अब देख रहे हो छोटी छोटी चीजों से कैसे, मैंने ये नहीं बोला आप रट्टा मारते रहो यार बैठ के, मैंने आपको समझाया कि ये काम आपने ऐसे करना है, ठीक है। अब आगे देखो जरा। अब यही चीज अगर मैं आपसे बोलूं ना यार जरा मोमेंटम के जरा रिलेशन तो लिख। देख मोमेंटम का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो ये है, P इज इक्वल टू एम वी। लेकिन जब तुम काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ऊपर एक चीज रह गई, इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हो भाई, 16/4। अब किसी के जहन में अगर ये सवाल आ रहा है सर आपने इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट, भाई तू कर ले कन्वर्ट, कोई मसला नहीं है भाई। 16 ग्राम को कैसे कन्वर्ट करेगा, यहाँ डिवाइड बाय 1000 करेगा, यहाँ भी डिवाइड बाय 1000 करेगा, यही होगा 1000 से 1000 फिर मर जाएगा, 16/4 आ रहा होगा, 4:1 रेशो आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है मोमेंटम के साथ वो क्या है, पी स्क्वायर बाय 2 है। अगर तुम यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो क्या होगी, 2m इंटू के आ जाएगी, वेयर के इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम की वैल्यू निकालेगा तो क्या बन जाएगा, √2m के, ऐसी बन जाएगी जनाबे वाला, ये बिल्कुल ऐसी बन जाएगी, ठीक है। यस सर समझ में आती है बात की, गुड हो गया। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, फिर वही सवाल आपसे पूछा। मैंने कहा जनाब जो सवाल है ना उसको और से देखो। सवाल आपसे कहता है कि जनाब दो बॉडीज हैं, टू बॉडीज हैं, मूव कर रही हैं, जाहिर है अगर काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम उनके पास है तो वो मूव ही कर रही होंगी। टू बॉडीज दैट आर मूविंग, और इनकी जो वेलोसिटी है ना वो इक्वल है, हैविंग इक्वल, या स्पीड कह लो इक्वल है, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रही है, हैविंग इक्वल स्पीड, हैविंग इक्वल स्पीड। एंड दीज बॉडीज आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, इनकी स्पीड इक्वल है। आपको कहता है मोमेंटम और मास की रिलेशन बताओ और इनके मोमेंटम का रेशियो भी बता दो। वही पहली बॉडी का मास 4 ग्राम, दूसरी का 16 ग्राम, वही पुरानी घिसी पिटी एग्जांपल लेके चल रहा हूं। भाई तुम बोलोगे उसने स्पीड इक्वल करी है, तुम बोलोगे भाई P इज इक्वल टू एम वी, कॉन्स्टेंट मार्क कर लो अपने पास, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। क्या रिलेशन बन गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M बन गया, ये आ गया आपका रिलेशन। बनाओगे भाई क्या बनेगा, P1/P2 विल बी इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2, सही। M1 में आएगा तुम्हारा 4 ग्राम, M2 में आएगा तुम्हारा 16 ग्राम, क्या बन जाएगा 1:4, यानी कि 1:4, ये चीज आपके पास बन जाएगी, जहन में रहेगी अब ये बात हमारे पास, ये जहन में रहेगी, कोई मसले वाली बात यहाँ पे नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं हम जरा। अब देखो यही सवाल आपको कहता है कि टू बॉडीज हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, बॉडीज मूव कर रही है, अबे जाहिर है काइनेटिक एनर्जी है तो मूव तो करेगी ना, हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी। बोलता है यार जरा एक काम करना, मोमेंटम और मास की रिलेशन बता दे, और इनके मोमेंटम का तुम क्या करो भाई, रेशियो भी बता दो हमें हाथ के हाथ, बोल कोई मसला नहीं है। अब बड़ा गधा कौन होगा, जो पी इज इक्वल टू एम बी यूज करेगा। बेटा कैसे यूज किया तुमने, तुम्हें किसने बताया था कि यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए तो कहा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी तो प्रोडक्ट होता है हाफ एम वी स्क्वायर का, हाफ अलग है एम अलग है वी स्क्वायर अलग है। हो सकता है मास कम हो वी स्क्वायर ज्यादा हो, ये दूसरे का मास ज्यादा हो वी स्क्वायर कम हो, लेकिन प्रोडक्ट ऐसे बैठ रहा हो कि वो एक बराबर आ जाए। तो आपको ये नहीं कहा तो आप इसे यूज नहीं करोगे। आपके पास क्या है, आप बोलोगे P इज इक्वल टू √2m के, ये रिलेशन है ना मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी और मास वाला। तो अब देखो इसमें K कांस्टेंट है ना, 2 कांस्टेंट है। अब रिलेशन डिजाइन कर लो, क्या बनता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ, ये रिलेशन बनता है आपके पास। अब अगर आपने इसका रेशियो बनाना है, क्या बनेगा, P1 डिवाइडेड बाय P2 विल बी इक्वल टू √ डायरेक्ट रिलेशन था तो √M1 डिवाइडेड बाय √ ऑफ M2, ये बन जाएगा। बस M1 की जगह आगे पुट करेगा M1 का वैल्यू, M2 की जगह पुट करेगा M2 का वैल्यू, 4/16, सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 आएगा, 1/4 आ जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 1:2 इसका आंसर। तो अब ये किसी भी वैल्यू के साथ आपसे पूछ सकते हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा आप ये सवाल करने के काबिल हो जाओगे। बोलो भाई ये सबको समझ में आ गया, रट्टा मारे बगैर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो मेरे बच्चे, आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास कुछ थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो और जो बाकी है उसके ऊपर हम मजीद बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं, हम तरह देखना आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे हमारे पास कुछ इसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी आसान है, कोई बहुत मुश्किल तोप तूफान चीज नहीं है। समझना जरा, आपको कहता है मिसाल के तौर पे, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, इफ
मोमेंटम ऑफ अ बॉडी increases by 20%. If momentum of the body increases by 20%, find, दो चीजें आपको फाइंड करने को बोल रहा है. फाइंड ए the percentage change in kinetic energy and the final kinetic energy. सही. दो चीजें बोल रहा है. क्या बोल रहा है, अभी सब सवाल समझाता हूं, परेशान नहीं होना भाई, बहुत सारे आपको भी दूंगा करने के लिए. कहते हैं भाई इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 20%. भाई मान ले पहले किसी बॉडी के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना, अबे रुक जा, बॉडी के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना वो है मान लो भाई के बराबर, और बॉडी के पास जो इनिशियल मोमेंटम है ना वो क्या है भाई पी के बराबर. सही है. तो इसके एवज आप कह सकते हो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऐसे होगी भाई पी स्क्वायर अपॉन 2m के बराबर. भाई यही होगी ना, क्योंकि पी इसका इनिशियल मोमेंटम है, तो ये इनिशियल, ये अभी आपके पास क्या है, ये आपके पास इनिशियल 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 चल रहा है सब किताब. अब देखो आपको वाज़ेह तौर पे यहां से नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है. तो कहता है इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, अगर मोमेंटम आप 20% बढ़ा देते हो तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा, नजर तो आ रहा है बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी. ये परसेंटेज चेंज वाले सवाल अच्छे से सुनना समझना, पूरे फिजिक्स में जहां भी आएंगे ना, मैं इस सवाल की बेस पे अज्यूम करूंगा कि आपको वो आते हैं, क्योंकि मैंने यहां पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा. तो परसेंटेज चेंज आपने बताना है कितना बढ़ेगा, और फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है आपने. सही. चलो सर देखते हैं क्या करना है. अब देखो इसने आपको कहा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज बाय 20%. तो देखो जो मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम वो कितना हो गया, इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ मोमेंटम. सर ये क्या किया है आपने, अरे भैया उसने क्या कहा था, उसने कहा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीज हुआ बाय 20%. भाई एक बंदे की सैलरी है 100 रुपए, उसमें 20% का इजाफा हुआ, तो इसका मतलब क्या है, 20% ऑफ जो भी ओरिजिनल सैलरी थी वो. भाई यही है ना. भाई ये तो बाद में ऐड हुआ, ये तो उसका इंक्रीमेंट है, 20% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, और ये क्या है, ये आपके पास है प्रीवियस वैल्यू. सिंपल हो गया. तो जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 20% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू आप ऐड कर लोगे. सिमिलरली अगर वो कहता डिक्रीज हुआ है तो आप भाई माइनस कर देते हैं वहां पे जाके, खत्म हो गई कहानी. सिंपल, बहुत आसान. जीरो से जीरो मर गया, ये आता है पी प्लस 2/10 कितना होता है 0.2 पी, ये बन जाएगा आपके पास 1.2 पी. ठीक है सर समझ आ गया. ये हो गया फाइनल मोमेंटम. अब आपको क्या करना है आपने इसका रिलेशन बना लिया. कैसे रिलेशन बनाएंगे भाई, देख लो यहां पे जरा. आप रिलेशन देखो, अगर आपसे पूछूं तो के और पी का रिलेशन क्या है, ऐसे नजर आ रहा है के और पी स्क्वायर का रिलेशन आपस में क्या है, डायरेक्ट है. तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जनाब ये ऐसे बनता है K1 डिवाइडेड बाय K2. अब रिलेशन डायरेक्ट है, तो ये बन जाएगा P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 का स्क्वायर. सर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, भाई दोनों का स्क्वायर मैंने कॉमन कर दिया ना, सिंपल सी बात है, रिलेशन बना लिया. कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है. K1 की जगह लाके रख दे भाई के, K2 की जगह K2 रहने दिया, वो तो निकालना है. P1 की जगह आ गया P, P2 की जगह आ गया 1.2 P, ऊपर क्या आ गया जनाब, स्क्वायर आ गया. सही है जनाब. ये P से P आपके पास मर गया, ये आता है K/2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 12/10, और ऊपर आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर. अगर आप दोनों साइड को पलट लोगे तो ये क्या बनेगा, K2/K विल बी इक्वल टू 12/10 का होल स्क्वायर. भाई अपॉन में 1 था ना, 1 तो खत्म ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाता है. 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, अपॉन में क्या आ गया 100. ये जो अपॉन का 100 है इसको मैं परसेंटेज में लिख सकता हूं ऐसे करके. क्यों भाई, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर सेंट. पर सेंट, पर का मतलब अपॉन का साइन, सेंट का मतलब 100, परसेंट मतलब डिवीजन में 100 है. तो जब परसेंटेज को आप खत्म करोगे, इस परसेंटेज को व्हेन यू विल रिमूव, तो आपको क्या मिलेगा, अपॉन में 100 ही मिलेगा, और क्या मिलेगा 144%. अब देखो ये आपने क्या फाइंड किया है, ये आपने फाइंड किया जनाब फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ये आपके सामने लिखी हुई है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज के. इस के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है के पीछे. क्या मैं इस 1 को कह सकता था 100% ऑफ के, क्या मतलब सर 100% कैसे कह दिया, परसेंट का मतलब क्या होता है डिवाइड बाय 100. तो मैंने 100% का, 100% का मतलब हो गया 100 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 मर गया, इसका मतलब 1 है. यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 100% ऑफ के, फाइनल कितनी है 144% ऑफ के. अभी आपसे कोई पूछे चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज बोल कितना आया, तो भाई आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल कितना चेंज आया 44% ऑफ के. 44% ऑफ के आपके पास क्या हुआ, ये चेंज आया.
सही है। देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर कम से कम 2 बार इस सवाल को अपने हाथ से करना है आपने। क्या बोला फिर सुनो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये रही भाई, इनिशियल मोमेंटम ये रहा भाई, ये रिलेशन आपके सामने है सर, ठीक है। यहां से मैंने रिलेशन बना लिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पी स्क्वायर के, ठीक है सर। इसने बोला मोमेंटम ऑफ बॉडी भाई इंक्रीज बाय 20%, तो आपने बोला भाई फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ पी। ठीक है सर। सॉल्व कर लिया आपने, यहां पे ये आ गया। रिलेशन स्टेब्लिश किया आपने यहां से, K1/K2 इज इक्वल टू P1/P2 का होल स्क्वायर। P1 की जगह आपने डाला P, P2 की जगह आपने डाला जनाब 1.2 P, P से P मर गया, 1/1.2 हो गया। 1.2 को आप जाहिर है 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आप लिख सकते हो 12/10। अगर आपने बेसिक मैथ देखा हुआ है तो भी आता होगा, वरना अब देख लो कैसे किया है। ये 1.2 को 12/10 कैसे लिखा है जनाब, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आ गया। अब जब दोनों साइड्स को पलट दिया, K2/K विल बी इक्वल टू 12/10 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 144/100, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। इसको आपने लिख दिया परसेंटेज के साथ, तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप K2 निकाल रहे थे और K2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल आपको बोला क्या है, 100% है, तो डिफरेंस कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो 44% ऑफ के। इस सवाल को कम से कम 2 मरतबा अपने हाथ से प्रैक्टिस करो जल्दी से। अब देखो बच्चे, अगर आपने एक बार इसको 2 बार अपने हाथ से कर लिया होगा तो आपको कुछ बेहतर फील हो रहा होगा। मैं आपको एक बार मजीद करा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, फिर होमवर्क क्वेश्चन भी दे दूंगा। सवाल ये है कि इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, सुनना गौर से, इफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय, if momentum of the body if momentum of the body increases by let's say 30%, find वही दो चीजें, find A फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड बी परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो जनाब, हमारे पास मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 30%, ये हमारा है, ठीक है। जिसको अभी तक नहीं समझ में आया भाई फिर से देख ले, कोई मसला नहीं है, फिर से देख लो, ठीक है। आपको कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, इस के पीछे देखो कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो आप कह सकते हो 1 इंटू के, 1 इंटू के। 1 को आप कह सकते हो 100/100, सर बिल्कुल कह सकते हैं, क्या मसला है। तो ये क्या बन जाएगा, 100% ऑफ के, यही तो मैं भी कह रहा था। इनिशियल मोमेंटम आपका पी हो गया, यानी कि 100% ऑफ पी, वही बात है। अब आपको जो फाइनल मोमेंटम दिया हुआ है वो क्या है, इनिशियल मोमेंटम प्लस जितना भी चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, 30% ऑफ पी चेंज आ रहा है। तो ये बन जाएगा पी प्लस, ये क्या बन जाएगा 30/100, और साथ में आ गया आपके पास पी, 0 से 0 मर गया, क्या बनता है पी प्लस 0.3 पी, क्या बन जाएगा 1.3 पी बन जाएगा। ये चीज भाई, इस पी के पीछे 1 है ना, तो 1 पे जब तुम 0.3 को ऐड कर दोगे तो ये 1.3 पी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखो, के और पी स्क्वायर का रिलेशन ऐसे था, डायरेक्टली था। आपने बोला K1/K2, भाई रिलेशन डायरेक्ट है, तो K1 के सामने P1 का स्क्वायर आएगा, K2 के सामने P2 का स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर लगाया क्यों नहीं भाई, स्क्वायर कॉमन लिख दिया एक ही बार। K1 की जगह आ गया K, K2 की जगह K2 रहने दिया मैंने। अब जो P1 था उसकी जगह पे आया P, और P2 की जगह पे मेरे पास आ गया जनाब 1.3 P, सही है। ऊपर आ गया मेरे पास क्या, स्क्वायर, सही है सर। भाई साहब ये और ये मर गया। अब देखो इस 1.3 को मैंने लिखा 13/10, कैसे लिखा भाई, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखा। भाई जब तू 10 से मल्टीप्लाई करेगा 1.3 को तो वो 13 हो जाएगा, नीचे वाला 10 एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास K/K2 विल बी इक्वल टू 1/13/10 का होल स्क्वायर, सही। अब आप दोनों साइड्स को क्या करें, पलट लें। जब आप दोनों साइड्स को पलट लेते हैं तो ये बनेगा K2/K विल बी इक्वल टू 13/10 का होल स्क्वायर, सही। 13 का स्क्वायर होता है जनाब 169, 10 का स्क्वायर होता है जनाब 100, तो ये बन गया आपका 169%। के वहां डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच मीन्स K2 विल बी इक्वल टू 169% ऑफ के। ये जो आपको सवाल की वर्किंग नजर आ रही है ना, ये टोटल वर्किंग आप 30 सेकंड में आराम से कर सकते हो। ये पहली बार शायद आपने सीखा इसलिए आपको लग रहा है। अच्छा, इसके मार्केट में बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं, मैं डेलिबरेटली शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहा। वजह वजह यह है कि आप एक सवाल ये सीख करना, पूरे फिजिक्स में जहां आपसे परसेंटेज का क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हो। आपसे वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बॉयल्स लॉ का सवाल पूछेगा ना, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी वाला, कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 20%, प्रेशर
या डिक्रीज हुआ, जो भी सवाल पूछेगा आप खुद ही कर लोगे इस तरह से। ये इसका फायदा है कि एक बार आप सीखो और जिंदगी भर अप्लाई करते रहो हर जगह पे, हर दफा सीखने की। वरना शॉर्टकट पे जाओगे तो इसका अलग याद करोगे, बॉयज लॉ का अलग, चार्ल्स लॉ का अलग, सबके अलग अलग शॉर्टकट याद करोगे, क्योंकि शॉर्टकट तो उसी से स्पेसिफिक होगा, जाहिर सी बात है। अब ये आ गई फाइनल। अब परसेंटेज चेंज निकालनी है, कैसे निकालेगा भाई? फाइनल माइनस इनिशियल, तो भाई हो गया 169% ऑफ के माइनस 100% ऑफ के, तो कितना बन गया ये? 69% ऑफ के। ठीक है सर, ये होता है हमारे पास। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है इसमें जनाब, आपने इसके अंदर अगर 40% इंक्रीज होता है तो निकालना, अगर 50% इंक्रीज होता है, अगर 50% इंक्रीज होता है तो निकालना। सिमिलरली, अबे इधर आ जा, अगर 20% डिक्रीज होता है तो भी निकालना। डिक्रीज में क्या करोगे? माइनस कर दोगे, मतलब अब बताता हूं अभी कैसे करोगे। 30% डिक्रीज हो तो भी निकालना, 40% डिक्रीज हो तो भी निकालना। सही है। देखो डिक्रीज वाला कैसे करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं। सेम रिलेशन, सब कुछ सेम रहेगा। बस आप बोलोगे फाइनल मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम माइनस 20% ऑफ पी, ये मर जाएगा। ये बन जाएगा जनाब पी माइनस का 0.2 पी। 1 में से 0.2 निकाल देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 0.8 पी। बस अब जीरो जहां 1.2 1.3 रख के सॉल्व किया, तब 0.8 रख के सॉल्व कर लेना। ऐसे करोगे एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स। कल की क्लास से पहले आपने कोशिश करनी है कि ये आपका जो टास्क है ना वो हुआ हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये टास्क आप पर रहते होंगे फिर कल की क्लास में आपको मसले मसाइल हो रहे होंगे, क्योंकि कल की क्लास में मैं इसी पॉइंट से आगे शुरू करूँ। यहां तक मुझे बता दो मेरा बेटा, क्या सबको सारी चीज अच्छे से